स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। तो कैसे हो सब? ठीक हो? बहुत बढ़िया हो। ठीक है, अच्छे से रहना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू हो चुका था, उसके एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये दूसरा लेक्चर पे हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम शुरू करने वाले कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, देखो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है, हमने दो चार्ज लिए हैं। ठीक है, ये चार्जेस हमारे पॉइंट चार्ज होते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन पे हैं, ये चार्ज, ये मान लो ये दोनों एक ही लाइन पे हैं चार्ज। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स यानी एक ऐसी फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो लाइन है, जो इनके सेंटर्स को जोड़ रही है। ठीक है, जो इनको सेंटर्स को जोड़ रही है, उस लाइन पे लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, तो ये वाला Q2 इसको धक्का इस तरफ देगा और Q1 इसको Q2 को धक्का उस तरफ देगा। Q1 उस तरफ धकेलेगा, Q2 इस तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो देखो जो फोर्स होता है ना इन दोनों के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो प्रोपोर्शनल का मत होता है अनुक्रमानुपातिक। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपातिक। ठीक है, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आर घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर, ठीक है, और अगर आर बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। मतलब उल्टा एक तरीके से। डायरेक्टली का मतलब तो एकदम डायरेक्ट होता है। ठीक है, Q1 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, Q2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम पे आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक वहां पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वो रहा ये कांस्टेंट K। ठीक है, इसकी यहाँ पर K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी मीडियम कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को या किसी भी फील्ड को, ठीक है, उसको उसकी परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अरे यार ये कौन हल्ला कर रहा है? ठीक है, तो कोई भी फील्ड कितना परमिट करता है किसी फील्ड को अपने अंदर कितना आने देता है, उसको हम उसकी परमिटिविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसमें एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू होती है, वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो ये आने वाली है, और उसकी यूनिट ये होगी, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। अभी हम इसके तुरंत बाद इसकी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? ठीक है, वेक्टर फॉर्म के फायदे होते हैं। ठीक है, स्केलर फॉर्म हम उतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता, उतनी जानकारी नहीं देता, बट वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म पहले तो हमें इसकी एकदम डायरेक्शन क्लियर बता देता है कि भाई डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो अपोजिट होती है, और दोनों फोर्स आपस में क्या होती है? इक्वल। और दूसरा ये चीज जो मैंने अभी बताई कि जो फोर्सेस हैं वो क्या होती है, ये एक लाइन पे लगने वाली फोर्स, सेंट्रल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो इन दोनों के सेंटर्स को जोड़े, जो ये हमारे क्या है, चार्जेस हैं, इनके सेंटर्स को जो लाइन जोड़े उस पे जो फोर्स लगती है उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें वेक्टर फॉर्म और अच्छे से बताती है। ठीक है, वो अभी तुम्हें मैं वेक्टर फॉर्म में ही बताऊंगा। ठीक, तो ये तुमने समझ लिया होगा। चलो अब यहाँ पे एक और चीज, छोटी सी चीज है, वो क्या चीज है ये? अब ये क्या चीज है? देखो कूलम लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? तो वही है F वैक्यूम, यानी जो वैक्यूम में मतलब वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कुछ हवा ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, खाली हो एकदम एम्प्टी स्पेस, उसको वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पर सर आपने तो Q स्क्वायर लिखा है। तो देखो मैंने क्या माना, इस टर्म में Q1 और Q2 को मैं अगर इक्वल टू Q मान लूँ, दोनों अगर बराबर हैं, ये भी Q है, तो ये क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आना था यहाँ पे, है ना? यही आना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट लिखी है मैंने यहाँ पे, और एक Q स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अगर R को मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यूनिट कर दूं, 1 कर दूं, तो R की जगह क्या आ जाएगा? 1
का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। देखो जो फोर्स होता है ना वैक्यूम में, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। और ये आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन, ये तो ये वाला है, और ये आ गया क्यू स्क्वायर। इससे ये कटा, क्यू स्क्वायर की जगह क्या आ गया 1, तो Q इक्वल टू ±1 कूलम्ब आ गया। तो मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा था, एक तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, और दूसरी चीज कूलम्ब की डेफिनेशन, ठीक है। कूलम्ब की डेफिनेशन पे अब आ जाते हैं। कूलम्ब की डेफिनेशन क्या कहती है, तो कूलम्ब की डेफिनेशन हमारी कहती है कि 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, या उतना चार्ज होता है जो अपने ही बराबर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए। कितना फोर्स लगाए, 9 × 10⁹ न्यूटन का। तो एक कूलम्ब हमारा वो उतना चार्ज होता है जो अपने ही बराबर वाले चार्ज पर, यानी मैग्नीट्यूड में जो उसके बराबर हो, ठीक है, और सेम हो, दोनों सेम हो, ठीक है, या अपोजिट भी होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और अगर ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज दैट applies a force of 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन अनदर चार्ज। जो उसके साथ वाला चार्ज है वो फोर्स अब अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ज। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वही अट्रैक्शन का होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो रिपल्शन का होगा, ठीक है। इतनी चीजें आई समझ में, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बाद, हाँ थोड़ा परमिटिविटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आगे समझ में ठीक आ गया। अब इसे मिटा देता हूं मैं फटाफट। परमिटिविटी पे आ जाते हैं। परमिटिविटी क्या होती है, देखो कोई भी मीडियम कई तरह का हो सकता है, ठीक है। वैक्यूम तो मीडियम है नहीं, वो तो खाली है, ठीक है। एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो हर जगह जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। ये जैसे वाटर में जो परमिटिविटी है वो अलग होगी। वाटर में जो है क्या, ये जो एप्सिलॉन है हमारा, एप्सिलॉन नॉट, वो जो है ये हमारा परमिटिविटी को शो करता है। ये अलग अलग होती है हर एक मीडियम में, ठीक है। ये हर एक मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो फील्ड को कितना बनने दे, खुद में कितना घुसने दे, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो इसको। तो मैं क्या बताने वाला था, देखो अभी हमने एक चीज देखी एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स था ना, ये था वैक्यूम में। ये कब था, वैक्यूम में, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसी चीज को अब हम देखते हैं किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है। फोर्स इन एनी मीडियम, कोई मीडियम है उसमें फोर्स, तो 1/4 पाई क्या चीज चेंज होगी, देखो उसकी परमिटिविटी अलग हो जाएगी, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस के लिए है या वैक्यूम के लिए है, तो इसके लिए मैं इसको परमिटिविटी को लिख देता हूं एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। अगर देखो जो वैक्यूम में जो फोर्स है और जो मीडियम में फोर्स है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट, ठीक है। देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कट, ये एप्सिलॉन नॉट बच गया, ये एप्सिलॉन बच गया, ठीक है। ये इस टर्म से ये कट, तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपॉन या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन, ओहो, ये आना था हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, है ना। अब क्या होगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 1, तो ये आ गया हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये मीडियम की परमिटिविटी अपॉन
फ्री स्पेस की परमिटिविटी। जब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम रिलेट करते हैं या उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, किसके, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं या के से दिखाते हैं, तो वो आ जाता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर मैं इसको के से दिखाऊं तो एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर अगर ये मीडियम की परमिटिविटी होती है, चलो एप्सिलॉन नॉट ही है सपोज, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, वो यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर ये मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, ठीक है, तो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। तो ऐसे हम कर सकते थे। तो ये तुम्हारा था थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अब रिलेटिव परमिटिविटी के बाद हम क्या करने वाले हैं, चेक कर लो, साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ दिख रहा है। अब रिलेटिव परमिटिविटी के बाद हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब फटाफट से कूलम्ब्स लॉ को देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, नोट करते रहो। ठीक है, चलो डायग्राम यही रहने देते हैं। अब देखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर से दो चार्ज हैं, ठीक है, Q1 Q2। वेक्टर फॉर्म के लिए लोग दो तरह के डायग्राम बनाते हैं, एक तो XY प्लेन में बना देते हैं और एक ही सिंपल वाला भी चलता है। ठीक है, तो मैं इससे बता देता हूँ, ये चार्ज हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये पॉइंट चार्ज होते हैं। तुम यहाँ पे पॉइंट से भी दिखा सकते हो, छोटा सा पॉइंट बना दो एक और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे समझाने के लिए बड़ा बड़ा बनाया है। तुम यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट बना सकते हो और एक को Q1 लिख देना, एक को Q2 लिख देना। ठीक है, तो देखो एक टर्म मैंने लिखी F12 और दूसरी टर्म लिखी मैंने F21। F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। Q1 पे Q2 के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स। तो Q2 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा, Q2 यहां से धक्का लगाएगा और उस तरफ धक्का लगाएगा, है ना। तो ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, यानी Q2 जो है इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये F12 फोर्स किस डायरेक्शन लग रही है, इस वाली डायरेक्शन में। ऐसे ही F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, Q1 जो है Q2 को उस डायरेक्शन में धकेलेगा, तो वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखो एक और चीज यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, R12 कैप, R21 कैप। अब ये क्या चीज है, R12 का समझो मतलब, ठीक है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग कहां से कहां, पॉइंटिंग फ्रॉम 1 या चार्ज Q1 टू Q2। Q1 से निकलने वाला वेक्टर और जो पॉइंट कर रहा है Q2 की तरफ, यहां से निकल रहा है, यहां से ओरिजिनेट कर रहा है और Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसी R21 कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टुवर्ड्स Q1। ये दिशा कहां दिखा रहा है, Q1 की तरफ दिखा रहा है, 2 से निकल रहा है और 1 की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। अब हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या था, देखो हमारा कूलम्ब्स लॉ था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले मैं F12 के लिए लिखता हूँ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। ठीक है, तो F12 क्या बताया मैंने, 1/4πε0, इतनी चीज तो सेम है, Q1 बाई Q2 ये भी सेम है। ठीक है, और R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ये क्या थी, R स्क्वायर थी। ठीक, R थी मतलब। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा लगना चाहिए, पहले ये डिसाइड करो कि F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 कौन सी डायरेक्शन में है। तो F12 है फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज Q2।
तो F12 की डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन में F12 है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, ये तो इस डायरेक्शन में है, ये तो Q2 की तरफ है। इस डायरेक्शन में देखो ये है लेफ्ट डायरेक्शन ना, हाँ लेफ्ट की साइड देखो तो, हाँ ये मेरे तो लेफ्ट ही हुआ ना ऐसे, जब मैं ऐसे में खड़ा हूँ तो लेफ्ट की साइड देखो तो कौन सा यूनिट वेक्टर है, R21, तो यहाँ पे जो वेक्टर लगेगा ना R21 का कैप लगेगा। ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं हम, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे, चलो ये तो यूनिट वेक्टर था, ठीक है, और ये हमारा R² हो गया। ठीक, अब देखो मैं इस यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, R21 जो फुल वेक्टर रहा होगा उसको मैं लिखता R21 का मैग्नीट्यूड और R21 का कैप, है ना। तो R21 का कैप क्या आ जाएगा, R21 का कैप आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R21। ठीक है, तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो मैग्नीट्यूड इसी के बराबर आने वाला है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा इसी के बराबर आने वाला है। अगर समझ लो ये दूरी जो है इन दोनों के बीच में हमने यूनिट कर दी, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, बस इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तब क्या हो जाएगा, ये R21 जो है R के बराबर हो जाएगा। R21 किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो R21 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो R21 वेक्टर रहने दो, ठीक है, अपॉन R। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, R21 R के बराबर हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच की यूनिट डिस्टेंस R है, और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यूनिट है, ठीक है, तो वो R के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे R² पहले से चल रहा था, अगर मैं इस R किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R³। ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब दूसरी उसके लिए लिखते हैं हम, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, तो Q1 Q2 पे उस तरफ फोर्स लगा रहा है, उस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12 कैप, है ना। तो ये आ जाएगा R12 कैप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, अब देखो जो भी R12 की डायरेक्शन होगी वो R21 के अपोजिट होगी, है ना। यानी कि मैं R12 की जगह -R21 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे R12 की जगह क्या कर देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे -R21 का कैप। ठीक है, इस माइनस को मैं क्या लिख कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। अब ये क्या बन गया, ये तो वही बन गया -F12, वही तो F12 का एक्सप्रेशन आ गया, सेम टू सेम F12 का एक्सप्रेशन ये था और ये है, ये तो सेम आ गया, तो ये F12 आ गया, है ना। तो F21, अब देखो ये हमें क्या बता रहा है कि भाई जो फोर्स होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं और इक्वल होती हैं, फोर्स आपस में अपोजिट होती है और इक्वल होती हैं। जो मैंने बताया था कि वेक्टर फॉर्म का फायदा, ये वेक्टर फॉर्म चल रही है कूलम्स लॉ की। ठीक है, ध्यान रखना, लिख देना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ भाई, R12 को R12 कैप है ना, R12 कैप को R12 का फुल वेक्टर है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड R12 और R12 की डायरेक्शन कैप द्वारा दिखाई जाएगी, तो R12 कैप आ जाएगा R12 फुल वेक्टर अपॉन ये मॉड R12। ठीक है, बस इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, इसको R रख दूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R³ और यहाँ पे फुल वेक्टर R12 का फुल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था तुम्हारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद ये मैंने बता दिया कूलम्स लॉ के फायदे क्या है। ये हमें एक तो ये वाला रिजल्ट देता है कि भाई डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होती हैं और डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। और ये जो फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी मैंने बता दिया क्या होता है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट से और करते हैं आगे। तो और क्या हाल चाल है तुम्हारे, पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, सब बढ़िया हो ना, घर में सब बढ़िया।
ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला टर्म आया ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चीज़ तुमने सब पढ़ी है तो मैं फटाफट फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, पर एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ छूटे ना, कुछ छूट जाए तो बता देना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो फील्ड का कॉन्सेप्ट हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में कोई बगीचा है, चलो घर में नहीं है तो मंदिरों में फूल लगे रहते हैं या कहीं आसपास कोई फूल का पेड़ है समझ लो, ठीक है। फूल का पेड़ होता है या बुश होती है, जो भी होता है, ठीक है, उसमें एक फूल लगा हुआ है बड़ा प्यारा, और उस फूल से क्या आ रही है? खुशबू आ रही है, आहा बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो वो खुशबू काफ़ी कुछ एरिया तक फैली रहती है। मान लो ये कोई फ्लावर है, कैसे बनाते हो तुम, रोज़ का फ्लावर, ठीक है, ये रोज़ फ्लावर है, इससे खुशबू निकल रही हो, कुछ एरिया तक फैली होगी। तो जहाँ तक इसका असर दिख रहा है ना इस खुशबू का हमें, तो हम कहेंगे भाई वो है फील्ड ऑफ द फ्लावर। वो क्या है? फील्ड ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ऐसे ही स्पाइडर होता है, स्पाइडर, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओहो, सुनाएगा ना। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? स्पाइडर है, स्पाइडर क्या करता है? ये स्पाइडर है, मान लो ये जाला बनाता है ऐसा, वेब जिसे बोलते हैं, स्पाइडर वेब, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे कुछ आया, मान लो कोई कीड़ा फंस गया या कोई छोटी मोटी फ्लाई फंस गई, फ्लाई मतलब उड़ने वाला कुछ भी, मक्खी वक्खी, तो स्पाइडर को पता चल जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है हमारे फील्ड का, ठीक है, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो फील्ड को जनरेट कौन करता है, पहले तो ये जान लो। फील्ड को जनरेट करता है हमारा सोर्स। फील्ड को क्या जनरेट करता है हमारा, मतलब फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो होता है वो होता है हमारा चार्ज। कोई चार्ज है, वो रेस्ट में है, वो हमारा फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ठीक है, चार्ज हमारा फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। ये मान लो हमारा कोई चार्ज है, इसने एक फील्ड जनरेट करा, ठीक है, इसने एक फील्ड जनरेट करा, ठीक है। मान लो ये चार्ज है हमारा Q, जिसको मैं कह रहा हूं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ने एक फील्ड जनरेट किया, इस फील्ड में क्या होगा, इसका असर दिखाई देगा, ठीक है। अब फील्ड क्या कर सकता है? फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना। फील्ड जो है फोर्स अप्लाई कर सकता है, और अगर वहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, Q0 आ गया मान लो, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये भी इस पे फोर्स लगा सकता है। यानी यहाँ पर दोनों सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि ये इस पे फोर्स लगा। देखो एक चार्ज है Q, सोर्स चार्ज, उसने क्या किया, अपना एक फील्ड बनाया, ठीक है, फील्ड बनाया। फिर एक दूसरा चार्ज आता है Q0, हम मान लेते Q0 इतना छोटा कि मान लो उसका मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन है कि तब ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव, अगर ये मान लो नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, पहले तो वो इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, तो इसके डिस्टर्ब होने से पूरा का पूरा फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि ये जो ये चार्ज है ना, ये बहुत छोटा हो, वैनिशिंगली स्मॉल हो, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई लिमिट Q0 जो है ये 0 को टेंड कर रहा है, एक ये कंडीशन, ठीक है। तो देखो सोर्स चार्ज क्या करता है, फील्ड बनाता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या करता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जैसे ही हमने यहां पर रखा तो वो कुछ एक्सपीरियंस करता है। वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फील्ड उस पर लगा रहा है, जो फील्ड उस पर लगा रहा है। तो ये था फील्ड का कॉन्सेप्ट। आया कुछ समझ में? एक हमारा चार्ज है जिसको हमने सोर्स चार्ज कर कह दिया, वो क्या करता है, फील्ड बनाता है, और जैसे ही उस फील्ड में कुछ आता है तो उसको पता लग जाता है कुछ आया है, और वो उस पर फोर्स
लगाने लग जाता है, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है, इस पर कुछ आया, ये वेब है, ये स्पाइडर है, बीचों बीच बैठा हुआ है, जैसे इस पर कुछ फंसा, इसको तुरंत पता चल जाता है ना, इसको तुरंत पता चल जाता है। बस उसी तरीके से जैसे ये एक कोई टेस्ट चार्ज आया, इसको भी तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, अब ये फील्ड को डिस्टर्ब ना करे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम दो कंडीशन मान सकते हैं। एक तो यही कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 0 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड वेनिसिंगली स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, ये जो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 को टेंड करेगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, 0 के बराबर तो नहीं, 0 से थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, मतलब अप्रॉक्स 0 ही है, उससे हल्का सा, जो उससे ऊपर वाला लेवल, जो हल्का सा उससे एक ऊपर वाला लेवल जो हो सकता है वहां तक। ठीक है, तो हाँ, ये 0 को टेंड कर जाएगा। क्या बता रहा था मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करता है, जैसे ही ये फील्ड बनाता है और जैसे ही यहाँ पर वो आया चार्ज, टेस्ट चार्ज आया, तो उसको पता चल जाता है, कहने का मतलब ये था। और ये क्या करता है, फिर उस पर फोर्स लगाता है। यही काम है फील्ड का, यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं या फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, चार्ज जब रेस्ट पे होता है ये तब की कहानी है, चार्ज जब मोशन में होगा उसकी कहानी तो कुछ और ही होगी। ठीक है, वो कहानी भी पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। तो भाई देखो, तो ये जो फोर्स लग रहा था टेस्ट चार्ज पे, वो प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ये दोनों तरीके से। ठीक है, और फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल किसके भी है, क्यू नॉट के। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा टेस्ट चार्ज का। ये कौन सा चार्ज है, ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम लगेगी। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, F, अरे यार ये क्यों बनना है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ई, यानी F इज इक्वल टू के की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्यू नॉट ई। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला, ये आ गया इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, हम तो फील्ड चाहिए ना, फील्ड डिस्टेंस चाहिए ना, फील्ड, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ठीक है भाई, देखो ई को मैंने वहां पे वहीं पे रखा, ये फोर्स है और ये क्यू नॉट आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने एक चीज़ क्या बताई थी, जब हम टेस्ट चार्ज को क्या मानते हैं भाई, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, या सोर्स चार्ज को कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब हम इस पर क्या कर दें, इसको हम जीरो मान लें। जीरो मान लें मतलब इसको हम जीरो की तरफ टेंड कराएं कि भाई ये जीरो के लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, ई यहाँ पे लिख दिया लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, इसे याद रखना, ये तुम्हारे काम आने वाला है। अच्छा ठीक है, ये हो गई। अब देखो यूनिट्स वगैरह तुम खुद निकाल सकते हो, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम। ऐसे तुम डायमेंशन निकाल सकते हो, फोर्स का तो मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो mLT-2 अपॉन क्यू नॉट, जो चार्ज की भी जो भी डायमेंशन है अपॉन वो। ठीक है, और उससे तुम निकाल दोगे। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसका फॉर्मूला। अब देखें आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे और कुछ बताने का सोचा है इसमें। ठीक है, बस यही बताने का सोचा है, ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो, हाँ, इस फॉर्मूले से कोई भी डिफाइन कर सकता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज बाय द पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, ये जो चार्ज है एट दैट लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे ये है, ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट। ठीक है, ये जो चार्ज है ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पर यूनिट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है,
और इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, ये तुम लिख लो, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जहाँ पे चार्ज रहेगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और आगे जाके कम होता जाएगा, आगे जाके कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के केस में, तो नेगेटिव चार्ज तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा फील्ड लाइंस को, है ना। नेगेटिव चार्ज का फील्ड कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी रेखाएं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर उसके पीछे थोड़ा कम, ठीक है ना, फिर उसके पीछे और कम और कम और कम, ऐसे। ठीक, तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद देखो, तुम्हें बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यूज टू डिस्क्रीट चार्जेस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आज हम कहाँ तक करने वाले हैं ये बताएगा वीडियो। कितना लंबा हुआ है अभी तक? आधे घंटे का हुआ है। ओह माय गॉड, वीडियो तो आउट ऑफ फोकस हो रखा है पूरा। अब ऐसा पता नहीं कब से हो रखा होगा। चलो देखते हैं, आगे बनाते हैं इसे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, मैं पहले फोकस सेट कर लूँ। ये आउट ऑफ फोकस कैसे हो गया? मैं तो सेट करके गया था। चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में मैं इससे आगे कराऊंगा। ठीक है। हाँ, तो पिछला वीडियो किसी वजह से रुक गया था, फोकस से बाहर हो गया था, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट के चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको निकालने वाले हैं हम। तो ठीक है, मान लो ये वो कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, तो फोर्स क्या होने वाला है इनके बीच में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा फोर्स अपॉन क्यू। ये कौन सा चार्ज है? ये है टेस्ट चार्ज वाला चार्ज। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स हमारी ये है। ठीक है, फोर्स हमारी ये है। इस टर्म को मैं क्यू से डिवाइड करूंगा तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा? ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एफ अपॉन क्यू। तो हमारा ई क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला स्मॉल वाला, बड़ा क्यू यानी सोर्स चार्ज वाला रह जाएगा, और r²। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलता है। ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड निकलता है। कैसे निकलता है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अब वापस आएंगे हम किस चीज़ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। अब डिस्क्रीट चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है भाई? अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। हम मानेंगे एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं, और एक चार्ज है Qn। ठीक है, तो देखो, पॉइंट P को जोड़ने वाला और Q1 को जोड़ने वाला वेक्टर R1, Q2 और इसको जोड़ने वाला वेक्टर R2, और इसको जोड़ने वाला वेक्टर Rn। तो Q1 जो है, फोर्स जो इसमें लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, ये सीधा इसमें फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये जो है इस तरफ लगाएगा। ठीक है, ऐसे हम फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालेंगे। तो Q1 का फील्ड यहाँ E1, ये E2, और ये nth चार्ज के द्वारा जो फील्ड बन रहा है En। ठीक है, अब देखो, फिर वही करेंगे हम। क्या करेंगे? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद हो गया, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो टेस्ट चार्ज कौन सा है यहाँ पर? टेस्ट चार्ज है Q। क्या है? ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसको मैं Q0 बोल देता हूँ सपोज। टेस्ट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? Q0 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर लिख लो चाहे तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं P नाम दे दूं, तो R क्या? पॉइंटिंग फ्रॉम 1 टू P, R1P। ठीक है, या तो इसको यूं कर लो, चलो हम फोर्स के एक्सप्रेशन से निकालते हैं इसको। ठीक है, इससे तुम्हें फोर्स वाला भी क्लियर हो जाएगा। फोर्स तो सिंपल है, क्या होता है? Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और ये उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही F2 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन ये क्या था? R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा R2 स्क्वायर, और ये R2P है ना। यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 2 टू P। ठीक है, ऐसे ही Fn क्या आ जाएगा? डायरेक्ट Fn आ जाएगा 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर आ गया R, ये क्या है? N से P। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तो मुझे किसी एक पॉइंट पे, अगर चार्जेस हमारे डिस्क्रीट चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, और उनका मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू उन चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा रहा है पॉइंट P पे। तो मैं क्या करूँगा? इन सब का वेक्टर सम करूँगा। इसको हम सुपरपोजिशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन कर देंगे हम, इन सबको ऐड कर देंगे आपस में वेक्टोरियली, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, हम इनको सुपरपोज कर रहे हैं। तो सुपरपोज करेंगे तो पहले तो देखो फोर्स, जो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो जाएगी F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश करके Fn, है ना। चलो मार्कर चेंज करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश करके Fn। ठीक है, और देखो हम निकालना क्या चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? F/Q0 लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इन फोर्सेस को 1/Q0 कर दूं तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0। ये सारी फोर्सेस का सम, देखो ये वेक्टर्स हैं सारे। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर्स हैं सारे। ठीक, क्योंकि फोर्स यहाँ पर वेक्टर की तरह है ना। ठीक, तो ये क्या कर देगा? फोर्स अपॉन Q0, और यहाँ पे लगा देता हूँ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। तो ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है। चलो अभी इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1/Q0। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डैश डैश करके 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। ठीक, अब देखो यहाँ पे Q0 Q0 Q0, ये Q0 सबसे कॉमन ले लो, सीधा बाहर ले लो। ठीक है, ये Q0 हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले लिया। ये यहाँ पे Q0 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे Q0 मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। Q0 से Q0 कैंसिल, ये टर्म गायब, 1 आ गया ना। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Qn है। अब इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ, अब जब Q0 ही गायब हो गया तो उसकी लिमिट भी क्यों रखनी है ना, तो लिमिट भी गायब हो जाएगी। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। डिस्क्रीट चार्जेस के लिए है तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। कंटिन्यूस के लिए होता है तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए हम सिग्मा लेते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं, अलग अलग लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं। यही तो होता है डिस्क्रीट के लिए। कंटिन्यूस के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब Q1 Q2 डैश करके Qn तक जा रहा है, Q जा रहा है 1 से n तक, तो i जा रहा है हमारा 1 से n तक अपॉन Ri स्क्वायर।
आई भी 1 से n तक जा रहा है, जहाँ पे आई क्या है 1 से n तक है। तो यूँ लिख सकता हूँ मैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिस्क्रीट चार्जेस। देख लो और नोट कर लो, ठीक। अब डिस्क्रीट चार्जेस के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डिस्क्रीट चार्जेस के लिए। अब कंटिन्यूस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस देखने से पहले उसके लिए मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ। ये हमारी लाइन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सारे, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये क्या है, लाइन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। पर हम क्या कर रहे हैं इस बार, डेंसिटी मास के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं चार्ज के लिए। हम निकाल रहे हैं चार्ज के लिए। तो यहाँ पे तो चार्ज होगा पहली बात। अब ये कैसी डेंसिटी, देखो लैम्डा जो है, लैम्डा रिप्रेजेंट करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर, ये एक लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली, उसके लिए होता है ये लैम्डा, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/L, ठीक है। अब सरफेस के लिए अगर हम ये चीज़ देखें, ये सरफेस है, ठीक है, ये छोटा सा सरफेस, ठीक है। यहाँ पर चार्ज Q है और वो क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलेंगे Q/S, जहाँ पे S क्या है, सरफेस है, ये Q/A जहाँ पे एरिया है, एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसको। ऐसे ही हमारा रो आता है, एक रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम लिखते हैं Q/V, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारे किसके काम पे आता है, कंटिन्यूस के। अब हम यही यूज़ करेंगे। अब हम कंटिन्यूस का पढ़ने वाले ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने डिस्क्रीट देखा, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस के लिए देखेंगे। तो डिस्क्रीट में हमने क्या करा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला या अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली, ठीक है। उन सारी फोर्सेस को हमने ज्वाइन किया, ऐड करा या सुपरपोज करा, और फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो हमने वहाँ पे उसको 1/Q0 मतलब Q0 से डिवाइड कर दिया, मैंने लिख दिया 1/Q0, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, हमारे सारे Q0 यहाँ से कॉमन आए, सारे कैंसिल हो गए, बच गया हमारा जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन आया, ये बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया था हमने, पहले अलग अलग निकाला फिर ऐड किया। अब इसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। पहले एक छोटे से टुकड़े के लिए निकालेंगे, और फिर उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। आगे इतनी बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर वही कहानी, चार्ज को हम लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वॉल्यूम, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक एक करके तीनों पे आएंगे। सबसे पहले हम क्या, किस चीज़ के लिए देखेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कहानी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कोई लाइन है, यहाँ पर हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। मान लो उस छोटे से टुकड़े का चार्ज है, उस छोटे से टुकड़े की लेंथ है dl, और उसमें जो चार्ज है वो है dq। कितना चार्ज है, dq, ठीक है। अब देखो, मान लो ये इस लाइन से फील्ड बन रहा है, इस पॉइंट पे, इस लाइन से इस पॉइंट पे फील्ड बन रहा है, और इसकी दूरी है यहाँ से r। क्या है इसकी दूरी, r। अब देखो dl लेंथ पे कितना चार्ज है, dq। dl लेंथ पे कितना चार्ज है, dq। तो ये क्या था, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो
एक यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल, क्यू बाई एल डी क्यू बाई डी एल। इतनी बात समझ में आ गई समझ में, ठीक है आ गई। अब डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो यहाँ पे चार्ज होगा हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो भी हमारा टेस्ट चार्ज होगा, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा टेस्ट चार्ज नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा सोर्स चार्ज आता है, ठीक है। मान लो सोर्स चार्ज हमारा क्यू था, सोर्स चार्ज हमारा यहाँ पर कैपिटल क्यू में बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो उसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो मैंने कैपिटल यहाँ पे चेंज तो कर दिया, पर यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी तो फिर कैपिटल करना पड़ेगा ना, डी क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इस छोटे से टुकड़े के लिए, ये जो छोटा सा टुकड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अगर हम वो लिखें तो ये आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कैपिटल कर दो, इसको भी कैपिटल कर दो, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आगे भी ये बात समझ में, ठीक है। तो डी क्यू को, अब ये क्या चीज़ हो गई, डी क्यू बाई डी एल हो गया हमारा लैम्डा, है ना, डी क्यू बाई डी एल हो गया लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। छोटे से टुकड़े के लिए तो यही होगा ना। अब तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, डी क्यू की वैल्यू आ रही है लैम्डा डी एल, डी क्यू की वैल्यू आ रही है लैम्डा डी एल, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये छोटे से टुकड़े के लिए इतना है, पूरी लाइन के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरी लाइन के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए, हाँ इंटीग्रेट करना है, तो अब देखो क्या है, अब कुछ नहीं है, अब तो सिंपल है। तो ये डी ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रल का साइन, डी क्यू की जगह मैं लैम्डा डी एल लिख देता हूँ, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं सरफेस के लिए, अब इसी कहानी को दोबारा देखते हैं सरफेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा वैसा हो गया ना, पूरा ही मिटा देता हूँ। अब हमने एक सरफेस ली, ये कोई सरफेस है मान लो, ठीक है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 नेगेटिव, जो भी तुम्हें लेना है, ठीक है। एक तरह का चार्ज लेना है, लेकिन ये हमारी छोटी सी सरफेस है डी एस, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है वो है डी क्यू, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो फिर वहीं से कहानी शुरू करते हैं। पहले छोटे से चार्ज के लिए निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमारा छोटा सा चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, हाँ यही होगा। अब इसमें आर स्क्वायर क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें आर स्क्वायर ये चीज़ है, यहाँ पर मान लो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यहाँ पे जो चार्ज है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो तुम, तो डी क्यू पे कितना चार्ज है, जो डी क्यू चार्ज है वो कितने सरफेस में फैला हुआ है, डी एस सरफेस में, ठीक है। डी एस सरफेस में, तो यूनिट सरफेस में, तो एक मतलब यूनिट सरफेस में कितना होगा, डी क्यू बाई डी एस, है ना। और यूनिट सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, इसको क्या कहते हैं। ये तो लैम्डा था और ये है सिग्मा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वही कहानी, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा डी एस।
तो मैं फटाफट से डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस रखने से पहले इसको पूरी बॉडी के लिए करना होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर यहाँ पे डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस लिख देना, काम खत्म। फिर यही वॉल्यूम के लिए करना है, ठीक है। अब किसके लिए करना है ये? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहानी होगी, पूरी की पूरी यही कहानी होगी, ठीक है। बस वॉल्यूम आ जाएगा और अब जो यूज होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो ये मान लो कोई हमारा 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम है, स्फीयर है, इसमें से छोटा सा वॉल्यूम dv, ठीक है, dv में चार्ज है dq, dv में चार्ज है dq, मैं ये चार्ज दिखा रहा हूँ, तो मैं ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। dv, इसमें छोटा सा वॉल्यूम dv है, इसमें dq चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है r दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो छोटा सा चार्ज जो ये बनाएगा, जो dq चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, dq बनाएगा 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। पूरी सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो भाई हमने पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट करा, d इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो dq में कितना वॉल्यूम है, dq चार्ज में, यानी dq चार्ज जो है dv वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, dq बाई dv, और dq बाई dv क्या होता है हमारा, रो होता है, तो रो dv हमारा क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। दिख रहा है? पता नहीं सर, दिख तो नहीं रहा, मार्कर भी पूरा फेड हो गया। चलो ये मैं दोबारा लिखता हूँ। अच्छा लाइट ज़्यादा हो रही है, लाइट को थोड़ा कम करता हूँ और इस कहानी को शुरू करते हैं ब्लैक मार्कर से, ठीक है। हाँ, हम पे एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें हमने यूनिट वॉल्यूम ले रखा है dv, जिसपे dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इतनी दूरी पे, ठीक है। जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा dq चार्ज, वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर, पहली चीज़, ठीक है। पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और dq अपॉन r स्क्वायर। अब dq का कन्वर्जन देखना है सिर्फ, dq चार्ज जो है हमारा dv वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, dq बाई dv। dq बाई dv क्या होता है, ये हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, ये होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो रो dv इज इक्वल टू dq की जगह हम रो dv रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा खत्म होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये 3 चीज़ें थी जो तीनों की तीनों मैंने बता दी हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक भी हो गया, ये भी हो गया। अब बस इस वीडियो में एक चीज़ और कर लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कर लेते हैं, बस फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारे सिलेबस में लिखे पहले दो क्या है, मतलब ये 2 चीज़ें भी थी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 2 मिनट का काम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पता नहीं ये दरवाज़ा दिख रहा है कैमरे पे कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, ये खिड़की लगी हुई है, ठीक है। अगर खिड़की ऐसे में लगी हुई है और हवा भी ऐसे में चल रही है, तो खिड़की के अंदर कोई हवा नहीं जाएगी, ठीक है, खिड़की के अंदर कोई हवा नहीं जाएगी। पर अगर खिड़की ऐसे में है और हवा ऐसे में चल रही है, यानी खिड़की और ये एयर में, यानी जो एयर की इंटेंसिटी है, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर यानी अगर खिड़की के सरफेस के बीच में और ये जो हमारा फील्ड वेक्टर है
ये मतलब यहाँ पे एग्जांपल में एयर ले लो तुम, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम एयर इसके अंदर जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम एयर इसके अंदर जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे 90 डिग्री में पकड़ लूँ तब मैक्सिमम जाएगी, अगर ऐसे में पकड़ूँ तो 0 जाएगी, ठीक है। किसी भी सरफेस के साथ साथ एक वेक्टर एसोसिएटेड होता है। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इसके साथ एक वेक्टर एसोसिएटेड होता है जिसको हम सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वो इसके हम बाई कन्वेंशन, परंपरा के तौर पे हम उसको ऐसे लेते हैं कि भाई वो सरफेस से आउटवर्ड लिया जाए और उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इनवर्ड उसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस है तो उससे जो बाहर की तरफ जो वेक्टर निकलेगा 90 डिग्री बनाता हो, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है सरफेस से, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, सरफेस वेक्टर, ठीक है। एरिया, इसका मैंने प्रूफ भी दिया था पहले कि भाई एरिया को हम वेक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। और फिलहाल तुम इसको देखो कि भाई जो इस खिड़की में जो हवा अंदर घुसेगी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है कि भाई अगर हवा की बात करें तो हवा कितनी तेज चल रही है, ठीक है। और अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड कितना इंटेंस है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अरे यार ये मार्कर उन्होंने ना काम खराब करा हुआ है। दिख तो रहा है वैसे, चलो मैं दूसरा मार्कर भी निकाल लेता हूँ। अरे दिक्कत यही है ना, वही मार्कर मैं जो भी ला रखा हूँ, इंक भले ही मैंने डाली है थी अभी, फिर भी ये फेड हो गया चलते चलते, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ मैं बता रहा था कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई से, ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स है ना वो एक तो डिपेंड करता है ई पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, ठीक है। दूसरा वो डिपेंड करता है, अब देखो जो हवा आ रही है, अगर एरिया छोटा सा है तो कम हवा आएगी अंदर, और अगर एरिया बड़ा है तो ज़्यादा हवा आएगी अंदर एरिया पे। और तीसरा डिपेंड करता है ये उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, भाई एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल पे कैसे डिपेंड करता है ये मैंने बताया। वैसे मेरे पे कोई सरफेस है, हाँ ये देख लो तुम, ठीक है। ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये जो मार्कर है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब देखो इसकी ये साइड, अब जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, एरिया वेक्टर, इससे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ, ठीक है। हमें दो तरीके से इनके बीच में एंगल निकालना आना चाहिए, दोनों हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सरफेस है और ये वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, पर अब देखो ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, है ना, दिख रहा है ना, देख पा रहे हो, 90 डिग्री का। तो दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये अगर ऐसे में कर दिया मैंने सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे में है, तो अब जब मैंने एंगल ओरिएंटेशन चेंज करा, इसका क्या चेंज करा? ओरिएंटेशन या एंगल चेंज करा, तो पहले इसमें फ्लक्स कुछ भी नहीं जा रहा था, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो कुछ भी फ्लक्स ही नहीं घुस रहा था इसके अंदर। और अब जब ये ऐसा हो गया, अब इसके अंदर जितना इसका एरिया है तो फ्लक्स एक तो इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। देखो अगर सिर्फ यही दो लाइन हमारे, मतलब सिर्फ इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो यहाँ पे बस इतना, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? सिर्फ इतना सा होगा, ये 2 फ्लक्स होगा मान लो इसमें, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 रेज जा रही हैं, ठीक है। पर अगर मेरे बहुत सारे मार्कर्स हैं, वो पूरे मार्कर्स मैंने इसमें फिट कर दिए, ऐसे मार्कर है मेरे को 100 मार्कर है, वो 100 मार्कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब कितना ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है? अब 100 जा रहा है। अब पहले कितना जा रहा था? 2। तो वो एक चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी कितनी है, वो नंबर ऑफ मार्कर से मैंने इंटेंसिटी बताई, और एरिया पे डिपेंड करती है। अगर ये एरिया छोटा होता, अगर ये कॉपी आधी होती इतनी, तो फ्लक्स में चेंज आ जाता। और एंगल पे देखो, अगर ऐसा है तो 0 फ्लक्स और ऐसा है तो मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक और चीज़ रह गई बताने के लिए, जिसका यूनिट वेक्टर था। अब ऐसे में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और यूनिट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। अब दोनों यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर है इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर है जो सरफेस का,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जब जो एरिया वेक्टर है सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, हमारा फ्लक्स जो है मिनिमम होगा या 0 होगा। ठीक है, अब इस कहानी को दूसरे उससे देखो। अब वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो बात करनी ही पड़ेगी ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना, 0। अब ये सरफेस, ठीक है, और सरफेस और इसके बीच में कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री। तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं। जब हम यूनिट वेक्टर्स के केस में बात कर रहे हैं तो एंगल अपोजिट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज को तुम ध्यान में रखना। और बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज तुम्हें लगा होगा कि सर काफी सीरियसली पढ़ाया, कुछ जैसे सर रहते वैसे नहीं रहेंगे, लगा कि नहीं लगा? ठीक है, चलो कोई नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, 2 टॉपिक हमने यहाँ पे कर लिए आज। वीडियो खत्म।